चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। 8 मिनट में 25 खबरों का डोज हर रोज सिर्फ न्यूज लाइव टीवी पर। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। संसद भवन में सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। लोकसभा स्पीकर ने सीआरपीएफ के आईजी अनुराग अग्रवाल को संयुक्त सचिव सुरक्षा नियुक्त किया है। अनुराग अग्रवाल 1998 बैच के आईपीएस है। 3 साल के लिए डेपुटेशन पर यह अपॉइंटमेंट लोकसभा स्पीकर द्वारा की गई। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े ने सीएम सिद्धरामैया को गुरुवार को जाति गणना रिपोर्ट सौंप दी, जिस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। हालांकि इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। 2017 में पिछली सिद्धरामैया सरकार द्वारा आदेशित इस सर्वेक्षण पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय ने आपत्ति जताई है। एक बार फिर महंगाई की मार आम जनता की जेब ढीली करने वाली है। आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर के लिए अब ग्राहकों को 25 रुपए 50 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। दिल्ली में 1795 रुपए पर पहुंच गए हैं सिलेंडर के दाम। कोलकाता में ये सिलेंडर 1911 रुपए का है, मुंबई में 1749 रुपए का और चेन्नई में 1960 रुपए। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को झारखंड दौरे पर रहे। धनबाद पहुंचकर पीएम ने 35,700 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बरवा अड्डा हवाई अड्डा में जनसभा को संबोधित किया। सिंदरी स्थित खल उर्वरक प्रतिष्ठान पहुंचकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम ने 8 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं झारखंड में 7 बड़ी योजनाओं की आधारशिला भी रखी है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंच गए। सूत्रों की माने तो सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर समेत 5 विधायक शनिवार को मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी से दारा सिंह चौहान, आकाश सक्सेना, राष्ट्रीय लोकदल से प्रदीप चौधरी या चंदन चौधरी और राजपाल बलियान को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने की संभावना है। इस लिस्ट में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम होने की संभावना है। सूत्रों बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में बीजेपी और जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी के बीच यूपी में गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन का फैसला विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीटों पर सहमति बन चुकी है। उद्धव ठाकरे शिवसेना को 21, कांग्रेस को 15, एनसीपी शरद पवार को 9, वीबीए को 2 और राजू शेट्टी स्वाभिमानी पक्ष को 1 सीट दी जाएगी। शिवसेना यूबीटी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई की 6 में से 4 सीटों पर शिवसेना यूबीटी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए 2 सीटें, पवार के एनसीपी 10 सीटों पर लड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और समाज सेवी बिल गेट्स ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जन कल्याण के लिए एआई के इस्तेमाल, महिला नीति विकास और कृषि एवं स्वास्थ्य में नवोन्मेष पर चर्चा की। बिल गेट्स ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना प्रेरणादायक होता है और चर्चा के लिए बहुत कुछ था। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र की बीजेपी पर निशाना साधा। गुरुग्राम को झाड़ग्राम जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे टीएमसी सुप्रीमो ने दावा किया कि अगर बीजेपी केंद्र में फिर से लौटी तो रसोई गैस के दाम बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 2000 रुपए कर देगी। उत्तर प्रदेश में शनिवार को योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंच गए। सूत्रों की माने तो सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर समेत 5 विधायक शनिवार को मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी से दारा सिंह चौहान, आकाश सक्सेना, राष्ट्रीय लोकदल से प्रदीप चौधरी या चंदन चौधरी और राजपाल बलियान को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी फिर एक बार वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 74 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। सहयोगी दलों को 6 सीटें मिलेंगी। आरएलडी के लिए 2 लोकसभा सीटें, अपना दल के लिए 2 लोकसभा सीटें, सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीटें बीजेपी छोड़ेगी।
यूपी में 1 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू हुई। सरकार ने एमएसपी को 150 रुपए बढ़ाया। प्रदेश भर में 6500 क्रय केंद्र स्थापित कर गेहूं खरीद की योजना तैयार की गई। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गेहूं की खरीद के लिए किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का एक और मामला सामने आया। इस बार बोर्ड परीक्षा के पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए गए। यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट जीव विज्ञान और गणित विषय का प्रश्न पत्र गुरुवार को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे बाद इंटरनेट मीडिया पर आउट हो गया। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। लखनऊ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च तक रोक लगा दी है। ये रोक अकबर नगर में व्यावसायिक दुकानों में तोड़फोड़ पर लगाई गई है। इन दुकानों के पीछे स्थित रिहायशी इलाके पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश आने तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से नोएडा स्थित मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर्स को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रोमोटर्स के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर प्रोमोटर्स जांच में सहयोग नहीं करते तो ईडी उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह आजाद है। अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर टाडा कोर्ट से बरी होने के बाद अब सवाल खड़े होने लगे। इस मसले पर बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने केंद्र से आग्रह किया कि वो अब्दुल करीम टुंडा को बरी करने के फैसले को चुनौती देने के लिए सीबीआई को अपील दायर करने के लिए कहे। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर फायरिंग में मारे गए युवा किसान शुभकरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर ने बड़ा दावा किया है। डॉक्टर का कहना है कि हम रिपोर्ट देने को तैयार हैं, लेकिन उनके परिवार के कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट मांगता है तो हम इस तरह उन्हें रिपोर्ट नहीं दिखा सकते। बताया जा रहा है कि शुभकरण के सिर में कुछ मेटल पार्ट्स बरामद हुए हैं। शुभकरण का पोस्टमार्टम पटियाला के डॉक्टर्स की टीम द्वारा किया गया है। भारत में 10 ऐप्स के खिलाफ एक्शन लेगा गूगल। गूगल ने ऐसी कुल 10 ऐप्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है जो ऐप बिलिंग पॉलिसी को नहीं मान रहे हैं। उन पर गूगल ने सर्विस चार्ज न देने का भी लगाया आरोप। इनमें मैट्रिमोनी.com जैसी इंटरनेट कंपनियां शामिल हैं। शेयर बाजार में शुक्रवार को जोरदार खरीदारी दर्ज की जा रही है। बाजार के प्रमुख इंडेक्स दिन के हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स लगभग 750 अंक की मजबूती के साथ 73,250 के पार पहुंच गया है। निफ्टी भी करीब 250 अंक उछलकर 22,200 के पार ट्रेड कर रहा है। बीसीसीआई ने सालाना कॉन्ट्रैक्ट में 40 खिलाड़ियों को शामिल किया है। सालाना कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C यानी 4 ग्रुप में बांटा है। चयन समिति ने तेज गेंदबाज आकाशदीप, विजय कुमार विशाख, उमरान मलिक, यश दयाल और विदवत कावेरप्पा के लिए भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की सिफारिश की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक व्यावसायिक इमारत में आग लगने से कम 44 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ढाका ट्रिब्यून अखबार ने पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के हवाले से शुक्रवार को यह खबर दी। महानिरीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि 44 लोगों की मौत हो गई और 75 लोगों को आग से बचाया गया है। महज 2 दिन बाद तय हो जाएगा कि आखिर कौन पाकिस्तान का नया वजीर आजम बनेगा। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से शाहबाज शरीफ मैदान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। इमरान खान ने भी कैंडिडेट खड़ा किया है। हमास से जंग के बीच इजराइल का बड़ा दावा। वेस्ट बैंक की 650 एकड़ जमीन पर किया कब्जा। इजराइल के रक्षा मंत्री की ओर से जारी बयान में बताया गया कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया वो पूर्वी यरूशलेम के माले अदुमिम बस्ती का हिस्सा होगा। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के लगभग 650 एकड़ जमीन पर कब्जे का दावा किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की गलती पूरी दुनिया को भारी पड़ सकती है और विनाश के कगार पर ले जा सकती है। पुतिन ने नाटो देशों से कहा है कि अगर उन्होंने यूक्रेन जंग में सैनिक भेजे तो दुनिया भर में परमाणु युद्ध की आग भड़क सकती है। उन्होंने कहा कि वो जवाबी हमले से नहीं चूकेंगे। रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को रूसी तेल की बिक्री कम हो सकती है, जो समुद्र के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। 3 उद्योग सूत्रों के अनुसार इससे भारतीय राज्य रिफाइनरी के लिए सालाना सप्लाई समझौते को बरकरार रखना भी कठिन हो सकता है।